Hello, Sanjay sir. Good evening. How are you? गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं? Fine, fine. I'm fine. यस यस, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। जी जी मैम। आ, बस वही मैंने कहा, ज्वाइन होते हैं और एक शॉर्ट इंटरेक्टिव सेशन कर लेते हैं मैम। ठीक है मैम, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, नाउ वी कैन स्टार्ट। सभी मैं या अपने श्योर। सभी जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो है रेनू ठाकुर जी जुड़ रही हैं। और हाल ही में जो बीपीएससी ने 2023 जो ड्रग इंस्पेक्टर उसका रिजल्ट जारी किया है, और बहुत बढ़िया रैंक से इन्होंने जो पास किया है इस परीक्षा को इन्होंने। और आप सभी को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगा कि रेनू ठाकुर जी ने जो है यूपीएससी का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वाला, उसमें भी इन्होंने उसको भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो हम सभी और मेरी फैमिली की तरफ से, इस छोटी सी कम्युनिटी की तरफ से, टूटैक्सो अकेडमी की तरफ से रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। Thank you so much, sir. Thank और you. And I would like to thank you also for giving me this opportunity also. यस मैम, मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू मैम। मैम, ये जो इंटरेक्शन मैंने रखा हुआ है, वैसे काफ़ी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है अब तक। हमारे यहाँ से 12 का ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाई जिन्होंने किया है, तो उसमें से कुछ लोगों का पॉसिबल हो पाया है। बट आपकी जर्नी मुझे थोड़ी सी लगी कि काफ़ी बच्चे इंस्पायर्ड हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी जो यूपीएससी की जो जर्नी रही है वो भी थोड़ा सा साझा किया जाए बच्चों के साथ, और जो बीपीएससी की जर्नी रही वो भी साझा की जाए। मैम, थोड़ा सा आप बेसिक अपनी जो स्कूलिंग वगैरह थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनके मन में ये होता है कि बहुत हाई फाई बैकग्राउंड होना सा जरूरी है, या फिर ऐसा कुछ स्ट्रांग बैकग्राउंड होना जरूरी है इस एग्जाम के लिए। So, basically, I'm native from Bihar, but currently I'm staying with my family in Delhi. जी मैम। I completed my all education from Delhi, and I have done bachelor and master in pharmacy from DIPSA, Delhi Institute of Pharmaceutical Science and Research Institute. Yes, So ma'am। basically sir, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जी मैम। तो मैंने अपने बैचलर के टाइम पे भी जीपेट के लिए कोई कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं की थी। जी मैम। मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी करके और यहाँ तक जीपेट क्लियर किया, मास्टर में एडमिशन लिया। देन अगर हम बात करें यूपीएससी एंड बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जी तो मैम। बेसिकली मैंने उसके लिए भी कोई कोचिंग नहीं ली। जी जी मैम। मैंने बीपीएससी के लिए थॉरोली स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की थी। जी मैम। और मैं 2 सालों से वर्किंग हूँ और जॉब के साथ मैंने ये क्लियर किया है। जी मैम। तो जॉब के साथ साथ थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी आती है पढ़ने में, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मेरा 2 आवर का ट्रैवलिंग आवर भी है, सो मुझे तो था कि मेरे को जॉब भी करनी है, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जॉब छोड़ के और प्रॉपर कोचिंग वगैरह लेके स्टडी करती। जी मैम। जी। तो मैंने जॉब के साथ ये चीजें की हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कोचिंग मैम। इंपॉर्टेंट है गाइडेंस के लिए, आपको क्या पढ़ना है इसके लिए, कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है इसके लिए। सो मैंने आपके चैनल को फॉलो किया गाइडेंस जी के लिए, तो मुझे जी गाइडेंस मिली। तभी मैं जी समझ पाई कि मुझे क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़नी है, क्या रेफर जी मैम। करना है। जी मैम। बट मैंने स्टडी स्टैंडर्ड बुक्स की। तो बिल्कुल सर, मैम। ये मेरी फैमिली का है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली हूँ, नॉट बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली। तो और क्वेश्चन सर? बिल्कुल मैम, दो चीज़ें पॉइंट मुझे समझ में आई है कि सेल्फ स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इस पे मैम मेरा एक ओपिनियन रहता है, बच्चों को सजेशन रहता है कि देखिए, मैं हमेशा एज ए बीइंग, भले से मैं मेंटर हूँ, भले से कोचिंग पर्सन हम लोग हैं, लेकिन हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप सेल्फ स्टडी जरूर करिए। और मेरा स्ट्रांग बिलीफ है इसमें मैम। आ, दूसरी चीज, आप किसी मेंटर से जब जुड़े, जब आपके पास शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हो, जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो, तो उस समय अगर सामने वाला कोई एक्सपर्टीज है तो हम उसकी एक्सपर्टीज का फायदा ले सकते हैं। बट डेफिनेटली, चाहे हम कितना भी किसी से जी एक्सपर्टीज सर। फायदा ले लें, कितना भी मेंटर कोई जुड़ जाए, बट अल्टीमेटली आपको ही करना है। तो सेल्फ स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पैरामीटर। और दूसरी चीज मैम, आपने बिल्कुल स्कूलिंग वगैरह बताई, तो डिप्सार नो डाउट एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि डिप्सार से पढ़ाई करें। तो डिप्सार एक बैकग्राउंड तो काफी अच्छा रहा मैम आपका, स्कूलिंग वगैरह। बट जॉब के साथ एक बहुत एस्पेक्ट आपने इंपॉर्टेंट रखा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, बल्कि कि कई लोग, क्योंकि मैम ज्यादातर इस जब अपॉर्चुनिटी में आते हैं डीआई वगैरह, तो जॉब में रहते हैं, या फिर पास आउट जैसे स्टूडेंट होते हैं, दोनों दोनों कैंडिडेट होते हैं, या तो फ्रेशर होते हैं या तो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो एक टाइम, जॉब के साथ टाइम जी मैनेज कर सर। पाना वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है। तो मैम, थोड़ा सा इसको और अगर आप जी एक्सप्लोर सर कर वहाँ पाए, क्योंकि बहुत सारे जॉब में है ना, वो थोड़ा उनके लिए चैलेंजिंग है, कैसे आपने मैनेज किया वो थोड़ा सा साझा कर पाए आप। सर, जैसे कि मेरा था कि मेरे को 9 to 6 ऑफिस में देना है, मेरा ट्रैवलिंग आवर भी 2 आवर है। जी जी जी। तो मैं जब सुबह जो उठती थी, तो पहले मैं रात को डिसाइड कर लेती थी कि मुझे क्या पढ़ना है फिर। ऐसा जो मेरा टारगेट होता था वो डेली बेसिस पे नहीं करती थी, मैं वीकली बेसिस पे करती थी।
जी मैम। वीकली बेसिस पे इसलिए किया सर, मेरे पास पूरा दिन तो नहीं है मेरे पास, एक दिन के कुछ घंटे हैं मेरे पास। तो सपोज सर मैं जैसे सुबह गई तो मेरे को जो मेट्रो में टाइम मिलता था ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के मैं उसमें अपना कुछ कुछ चीजें पढ़ लेती थी, जी जी जी। क्योंकि मैंने नाइट में डिसाइड कर लिया कि मुझे आज क्या पढ़ना है। एक सेकंड सर। जी नाइट मैम में कुछ। डिसाइड कर लेती थी कि क्या पढ़ना है मुझे, और उसके अकॉर्डिंग मैं उन चीजों को 1 वीक में कंप्लीट करती थी सर। सर एक सेकंड, माइट बी डिस्टर्बेंस इन माय सेल्स, सॉरी। नो इशू मैम, नो तो इशू सर मैम, मैंने प्लीज। जी। वीकली प्लान कर लेती थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया, उस टारगेट को मैं 1 वीक में अचीव करती थी। तो सर मुझे डिसाइड करना था कि सुबह मेरे को कैसे भी मेट्रो में बस में जिससे भी मैं ट्रेवल कर रही हूँ उसमें मुझे 1 घंटे पड़ने थे। फिर मैं अपने घर पे आती थी 8:30 तक मैं आती हूँ सर, फिर मैंने खाना वगैरह खाया या थोड़ा सा, फिर मैं 10:30 टू 12, 11:30 इस टाइम मैंने पढ़ा। तो मैं डेली के मतलब मेरा फिक्स था कि डेली मैं 1 पॉइंट मतलब 1.5 आवर, 2 घंटे, 1.5 घंटे 2 घंटे देने हैं मुझे। तो ये 1.5 घंटे 2 घंटे का था सर, पर मेरा जो सैटरडे संडे ऑफ होता था मेरा, मैं उस टाइम में थॉरोली सब कुछ स्टडी करती थी, जी क्योंकि मैम। मैंने अपना जो टारगेट डिसाइड किया था उसे मैं 1 वीक में अचीव करना होता था। सपोज सर मैंने एक जूरिस का कोई एक चैप्टर लिया, या मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जूरिस की पूरी बुक को 2 वीक में खत्म करना है, तो मैं वो जी 2 वीक में खत्म कर देती थी। मैं उसे पूरा सैटरडे संडे वर्क करके, फ्राइडे नाइट जग के, कैसे भी करके सर मैं वो पूरा 15 डेज में उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करती थी। तो ये मेरा वीकली बेसिस का टारगेट था। तो सर मेरे अकॉर्डिंग मैंने फॉलो किया, सबकी स्ट्रेटेजी सर डिफरेंट होती है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, हो पर ये सकती है मेरी डिफरेंट, बिल्कुल। स्ट्रेटेजी, मैं वर्किंग में, मैं वर्किंग हूँ तो मेरे को ऐसे ही पढ़ना है। एक और मैं चीज ये मैम। खुद को ब्लेम नहीं कर सकती जी 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 मैम। सर, जी मैम, बोलिए बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लो। मैं ब्लेम नहीं कर सकती कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को करना है मैं करूंगी, टाइम मैनेज करके कैसे भी मैनेज करके। तो मैंने सर ये किया, पढ़ा, मैंने अपना 100% दिया। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि मेरा यूपीएससी में भी होगा बीपीएससी में भी होगा, जी मैम। बट मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया सर, क्योंकि मेरे को लगता था कि जब तक मैं 100% नहीं दूंगी मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। बिल्कुल जी मैम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो तीन चीज़ें मैम इस बात से अभी तक कंक्लूड हो पाई, मैं अपने जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा जो इस वीडियो को देखेंगे, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी। टाइम मैनेजमेंट मैम ने बहुत अच्छा किया है। जब आप जॉब में होते हैं तो जॉब के साथ रह के आपके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट का होता है वो। तो टाइम जहां पर भी आपको मिले आप उसको मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे मैम ने मेट्रो में रहते रहते पढ़ाई करने की कोशिश की, कुछ लोग शॉर्ट नोट बना के रिवाइज करते हैं। और मैम का जो मेन फोकस था वो जी सर। स्टैंडर्ड बुक्स पे ज्यादा था। और मैं इस बात पे बिल्कुल स्ट्रांगली मैं एग्री करता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक बहुत बैकबोन है, खास करके आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए हमने जो हमारे कोर्सेज वगैरह हैं, उनमें जी स्टैंडर्ड बुक्स की समरी और हमारे एक्सपीरियंस को मिला के बनाया है। तो वो स्टैंडर्ड बुक चाहे वो लैकमैन हो, चाहे वो केडी त्रिपाठी, कोई भी बुक हो सकती है, स्टैंडर्ड बुक उसका हमने समरी जो है दिया हुआ है बच्चों को। तो स्टैंडर्ड बुक एक की जी कंपोनेंट है सर। आपके उसमें जर्नी में। बाकी मैम, जी सर। जैसे क्योंकि एक बड़ा बच्चे डीमोटिवेट होते रहते हैं, क्योंकि अभी जब मेरी बात हुई है, आपके जो बीपीएससी के टॉपर हैं कुंदन जी, वो हमारे यहाँ से ही हैं और उनका यूपीएससी में भी आया हुआ सर का। तो जी सर। जी जी जी। तो मैम, ये एक बात फैक्ट है कि 55 सीटें ही थी तो 55 सिलेक्शन ही होना है, फॉर्म तो बहुत सारे डलते हैं। तो कुछ लोग होंगे सेलेक्ट, कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ लकी कैंडिडेट्स होंगे, कुछ लोग कुछ नंबरों से चूक जाते हैं। तो उन लोगों से भी बात हुई है मेरी जो लोग कुछ नंबरों से चूक गए हैं। तो मैम, जी उसमें सर। ये रहता है कि जर्नी कभी किसी के लिए 1 साल की भी हो सकती है, किसी के लिए 2 साल भी है, किसी के लिए 5-5 साल की भी जर्नी हो सकती है। सबकी जर्नी एक जैसी नहीं रहती है। तो डिस्ट्रैक्शन बड़े होते हैं, अप अप एंड डाउन्स बहुत सारे होते हैं। तो आपकी जर्नी मैम कैसी रही है, और अगर अप एंड डाउन्स कुछ रहे हैं तो आपने उसको कैसे टैकल किया, ताकि आगे लोग भी थोड़ी चीज़ों को डील कर पाए। सर मेरी जर्नी, मेरे ये फर्स्ट अटेम्प्ट थे दोनों। जी मैंने 21 में अपना मास्टर्स क्लियर किया, जी देन जॉब ज्वाइन कर लिया सर 22 में। जी उसके बाद मेरा सर एक ही एग्जाम दिया था फार्मासिस्ट का सफदरजंग हॉस्पिटल का, जो 21 में था। जी जी जी। तो उसमें 13 सीट थी, मेरे नंबर आया था सर, पर मुझे अपॉइंट नहीं किया गया। उनकी जो भी स्ट्रेटेजी थी मेरे को नहीं पता क्या थी, हम्म। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ पर अपॉइंट है। तो फिर मैंने उसके बाद डिसाइड कर लिया, जब ये 22 में हमारा ये डीआई का पेपर आया, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इसे ही क्लियर करना है। बिल्कुल मैम। और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डीआई का एग्जाम ही क्लियर करना है। तो सर मैं उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने जब फॉर्म फिल किया तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, देन उसी ड्यूरेशन में बीपीएससी का भी आ गया।
तो सर जैसे कि मैंने बताया मैं बिहार की नेटिव हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम मैनेज करके दोनों के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने सिलेबस देखा तो सर बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा था। यूपीएससी के कंपैरिजन अगर मैं देखूँ तो बीपीएससी का सिलेबस ज्यादा था, हाँ, एग्जाम थोड़ा जो सा पहले डिफरेंट हुआ है तो मैम, मैंने हाँ हाँ। बीपीएससी के लिए बहुत थॉरली पढ़ाई की। जी मैम। स्टैंडर्ड बुक को रेफर किए थे, जितना मैं पढ़ पाई मैंने बीपीएससी की स्टडी की। तो सर जी मुझे लगता है जो बीपीएससी की स्ट्रेटेजी मेरी क्योंकि एग्जाम में ज्यादा गैप नहीं था, बीपीएससी का एग्जाम जुलाई में था और जी यूपीएससी का अगस्त में था। जी मैम। तो ज्यादा गैप नहीं था, तो मुझे लगता है जो मैंने थॉरली स्टडी बीपीएससी के लिए किया था, उसके बाद 1 मंथ के ड्यूरेशन में मैं यूपीएससी के लिए ज्यादा नहीं पढ़ पाई। पर जो मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं कुछ भी लिख के अपने रूम में पेस्ट कर देती हूँ, जिससे कि मैं जब भी मेरे मुझे टाइम मिले मैं एक बार देख लूँ और क्या जी मुझे छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या मैंने पढ़ लिया, इसकी भी मैं लिस्ट पेश कर देती हूँ सर, कि इससे मुझे डाउट करेंगे कि अब मैंने ये क्लियर कर लिया है, मुझे ये टॉपिक्स बचते हैं। जी मैम। उसके अकॉर्डिंग सर मैंने ये स्ट्रेटेजी रख के पढ़ाई। और जो बीपीएससी के लिए जितना मैंने पढ़ा वही मेरा यूपीएससी में, उसी के अकॉर्डिंग मेरा यूपीएससी का भी एग्जाम था सर। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाई थी यूपीएससी के लिए, ऊपर पर जो जूरीज का होता है बस मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया था। फार्माकोलॉजी तो डीप में नहीं पढ़ पाई थी, जितना मैंने पढ़ा था उसी को रिवाइज करके मैं चली गई थी। और सर बस रिजल्ट आ गया मेरा, तो मुझे हाँ, सेटिस्फेक्शन हो गया कि जो मैंने थॉरोली यूपीएससी के लिए पढ़ा था यूपीएससी में भी वो अप्लाई हो गया। जी 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 जी। तो ये मेरी सारी स्ट्रेटेजी रही और ऐसा क्लियर किया। मैम एक चीज जो कॉमन रही है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि कुछ चीजें लाइफ में नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं मैं एक पंकज त्रिपाठी जी की वीडियो मैंने देखा, उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली थी। बिहार के बहुत फेमस एक्टर हैं, आपको शायद जानकारी होगी मैम उसके उनके बारे में। तो पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत जी बढ़िया सर। लाइन बोली कि आपके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रखा है, मतलब कुछ बढ़िया ही कर रखा है। तो अगर आपका सफदरजंग में नहीं हुआ तो देखिए आपके पास कितनी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। शायद अगर आप वहां चली जाती उस माहौल में जी तो सर। मे बी वो चैलेंज नहीं आता, ऑब्स्टेकल, तो शायद आप यहाँ चीजें थोड़ी सी इजी, अब जो है वो सारी चीज हम्म। थोड़ी स्मूथली हो गई। एक चीज मैम एस्पेक्ट और है बड़ा जी इंपॉर्टेंट सर। इसमें कि आपने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया बेहतरीन रैंक के साथ, और बीपीएससी भी आपने क्वालिफाई किया बहुत बेहतरीन रैंक के साथ। बहुत लोगों का सपना होता है कि डीआई के तौर पर हूँ, और दो दो एग्जाम निकालना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैम उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मैम, थोड़ा सा मैं बोलना भूल गया आपको, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। जी मैम। तो नो ये नो नो, मैम। थैंक जी यू सो मैम। मच। तो मैम इसको कैसे मैनेज किया आपने? यूपीएससी का भी देखा, इधर बीपीएससी का भी देखा, तो दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? सर मैंने पहले सिलेबस को एनालाइज किया सर। पहले तो जी जब मैंने ड्रैगन इंस्पेक्टर का एग्जाम देने के लिए सोचा था कि मुझे प्रिपेयर करना, उससे पहले मैंने क्वेश्चन शेयर देखे थे सर, जी जी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर थे वो। क्योंकि सर हम बैचलर में जो पढ़ाई करते हैं ना, वो हम ये सोच के नहीं करते कि हमें यूपीएससी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। हम वो बस थ्योरी एग्जाम क्लियर करने के लिए होते हैं, तो कई बार हम चीजों को थॉरोली नहीं पढ़ पाते। जी तो जी स्टैंडर्ड बुक को थॉरोली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार तो आपको रीड करना ही पड़ेगा समझने के जी लिए मैम। सर। अगर आपने एक बार भी रीड कर रखे हैं, आपके डाउट्स क्लियर हैं, तो नो डाउट आप नोट्स बना लो, आप कोचिंग मटेरियल पढ़ लो, आप कोचिंग ले लो, कुछ भी कर लो। बट सर एक बार मेरे अकॉर्डिंग है कि आपको डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो सर मैंने सिलेबस एनालाइज कर लिया था बिल्कुल। दोनों का। तो था कि बीपीएससी का थोड़ा पढ़ लिया, फिर उसके बाद यूपीएससी में काफी चीजें मैंने मिस कर दी थी सर। रेगुलेटरी वगैरह से रिलेटेड मैं नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और जी मैम। ऑलरेडी मैं वर्किंग हूँ। जी उस समय मैम। इतनी छुट्टियां भी नहीं थी, मैं छुट्टियां ले भी नहीं सकती थी। जी तो जी जो जी मेरा सैटरडे संडे आता था मैं उसी में पढ़ती थी। तो सर जो चीजें मैंने नहीं पढ़ी थी बीपीएससी के एग्जाम में, मेनली मैंने उसी को फोकस किया यूपीएससी का, क्योंकि मुझे जी पता था कि मैंने बीपीएससी के लिए पढ़ रखा है, तो मेरा माइंड आंसर क्लिक कर लेगा। जी तो जो मैंने नहीं पढ़ा था वो चीजें मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ी, यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। जी मैम। अभी तक की बात से जो कन्वर्सेशन से मैम क्लियर हुआ है कि नोट्स मेकिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा आपकी सक्सेस में, और टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत बढ़िया से किया है, और स्टैंडर्ड बुक को जो है आपने बहुत बाई हार्ट समझ लीजिए आपने पढ़ाई की हुई है उससे। मैम स्टैंडर्ड बुक नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन एक चैलेंज रहता है उसमें कि बहुत, जैसे मालिक केडीटी की हम बात कर लें, बड़ी फेवरेट बुक है, सभी लोग पढ़ते हैं उसको, इवन मैंने भी अपने टाइम पढ़ी हुई थी। तो उसमें तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, कैसे हम लोग मैनेज करते हैं? जैसे मैं अपना एक अप्रोच था कि भाई अंडरलाइन कर लो, फिर उसमें कुछ मिले तो उसको दोबारा दूसरे पेन से कर लो, दोबारा कुछ तीसरे पेन से कर लो, अलग अलग चीजें करता था और मिनिमाइज करते जाता था, उसी को बार बार रिवाइज करता था। तो इतनी सारी किताबों में मतलब इतने सारे जी पेजेस होते हैं, कैसे वो मैनेज करें, वो थोड़ा सा आप अगर शेयर करना चाहें तो, स्टैंडर्ड बुकों को। सर, जैसे मेरा था कि मैं एक बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली अच्छे से, तो नो डाउट सर बार बार हम स्टैंडर्ड चीजों को नहीं पढ़ सकते हैं, जी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी बुक 700 800 पेज की पढ़ रहे। तो सर मेरा कंसेप्ट था कि जो मैंने पढ़ा वो मैं लिख लूंगी, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स।
तो नोट्स बना लिए, मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ा, मैंने नोट्स बना लिए। अच्छा मैम, जी सॉरी सर, मैं यही थोड़ा मेरे इंटरप्ट कंसेप्ट करना थे। चाहूंगा मैम। मतलब आपने स्टैंडर्ड जी बुक ही पढ़ा और पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट करने के बजाय आपने नोट डाउन कर लिया। जी जी सर, मैंने नोट डाउन कर लिया हमेशा। ओके। और जिस टॉपिक में मुझे डाउट होता था, जैसे मैं यूट्यूब वगैरह से हेल्प कर लेती थी, मैं नोट डाउन कर लेती थी सर। जी अगर जी। मैं एक क्लासिफिकेशन के एग्जांपल दूं, जैसे कि हमें हम्म। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर जी मेरा जी क्लासिफिकेशन की स्ट्रेटेजी थी कि मैं अगर क्लास पढ़ रही हूँ तो उसके साथ कोई भी ड्रग है, मैं उसकी रिंग भी पढ़ूंगी, मैं उसके रिसेप्टर भी पढ़ूंगी। जी। तो सर मैं नोट्स में वो सारी चीजें मेंशन करती थी कि ये क्लास का जो ड्रग है इसमें ये वाली रिंग पर प्रेजेंट है, ये इस रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो वो सर मेरे डाउट उसी टाइम क्लियर हो गए कि मैंने ये नोट कर लिया, अब जब मैं एग्जाम के लिए पढ़ूंगी तो ये चीजें मैं रिवाइज कर चली जाऊंगी। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजों की सर मैं नोट्स बना ले रही थी। सर सेम थिंग मैंने फार्माकोलॉजी में और जूरिस में फॉलो किया। ये जी। जी जो सर मैंने इसके नोट्स बना के पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े। उसके बाद अगर सर मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करूं तो फार्मास्यूटिक्स में लैकमेन को मैंने हाईलाइट कर लिया था। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता था मैं उसे हाईलाइट कर लेती थी। बिल्कुल और मैम। जब एग्जाम होता था तो मैं वो हाईलाइट पोर्शन ही पढ़ के चली जाती थी। ये स्ट्रेटेजी रही है जी स्टैंडर्ड बुक मैम। की। मैम आप फिलहाल कहीं पर अभी आप वर्किंग हैं? जी सर, मैं सेंटिस फार्मा में वर्किंग हूँ। जी जी मैम, इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं अभी? ऐसा मैम पेटेंट क्योंकि एनालिस्ट हूँ सर मैं। जी जी जी, तो एक एस्पेक्ट मैम ये भी होता है कि जैसे इंटरव्यू में मेरा भी एक स्ट्रांग बिलीव रहता है कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जो मैंने डीआई का एग्जाम फेस किया, जो मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू फेस किया है, तो उसमें ये रहता है कि आपके जॉब प्रोफाइल से काफी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। डीआई में भी जो है होते हैं। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग भी करती है, अगर कई सारे क्वेश्चन जनरेट भी करती है हमें इंटरव्यू में फंसाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को भी बेटर करती है अगर आप जॉब करते हैं, उसके बाद किसी इंटरव्यू में अपियर होते हैं तो मैम जॉब का कितना इफेक्ट रहता जी है, कितना मतलब रोल है अगर हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो खास करके डीआई के? सर, मेरा तो जो जॉब प्रोफाइल है पेटेंट एनालिस्ट हूँ, तो जिसमें सर पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट भी आता है। जी जी तो सर इससे तो मुझे जो दो चार थ्योरी के क्वेश्चन आए थे बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी, ट्रेडमार्क पेटेंट से रिलेटेड, वो मेरा जॉब की वजह से ही होता है। जी जी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ी थी, बट मैं जॉब में हूँ तो मुझे कुछ चीजें क्लियर थी। जी मैम। और सर मैं अगर बीपीएससी के इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा जो बीपीएससी का इंटरव्यू था, जी मैम। जी अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऐसा ज्यादा टफ था यूपीएससी से, बट जी मेरा था। क्योंकि सर उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैं पेटेंट एनालिस्ट हूँ, उसकी भी एक अलग एक्ट की बुक है सर। तो मेरी जितने क्वेश्चंस थे यूपीएससी बीपीएससी के इंटरव्यू में, वो पूरे के पूरे मेरी जॉब प्रोफाइल पे बेस्ड थे। जी जी कि मैंने कैसे काम किया, मैं क्या काम करती हूँ सर, मैं किस एरिया में हूँ, मतलब पेटेंट से रिलेटेड जो भी होता है, ट्रेडमार्क एक्ट क्या होता है, पेटेंट जी एक्ट क्या होता है, जी जी। इसमें फाइलिंग के प्रोसीजर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इवन सर इसी से बीपीएससी में मैम रिलेटेड कई मेरे क्वेश्चन क्वेश्चंस भी थे। आए थे पेटेंट से रिलेटेड, कई क्वेश्चंस भी सब्जेक्ट में थे। जी सर जी, तो मेरा सर जो मेरी जॉब प्रोफाइल है उससे मुझे तो बहुत हेल्प मिला। और जी जो जी इंटरव्यू को मैं पूरा क्रेडिट दूंगी वो जॉब को ही दूंगी अपनी से। जी मैम। तो मेरी तो जॉब प्रोफाइल है, मुझे बहुत हेल्प। जी मैम, तो एक एक जी की चीज जो हमारे देख सकते हैं एस्पिरेंट्स आने वाले, वो समझ सकते हैं इसमें कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपसे सवाल पुटअप होगा ही, खास करके ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में। तो आप उसको थोड़ा सा जी स्ट्रांगली तैयार करके जाइए कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें जो है पूछे जाते हैं, ये सब चीजें। मैम इंटरव्यू में कुछ सर, जी मैम बताएं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट सर आई वांट जी टू से वन थिंग मोर, कि अगर जी आप मैम किसी बताएं। इंडस्ट्री में, जैसे सर मैं इंडस्ट्री में, तो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे सर। जी जी, जैसे मैम कुछ आप शेयर करना आपको चाहें? सिचुएशन, हाँ हाँ सर, मुझे तो सर एक सेकंड सर, सॉरी ये मेरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जी मैम हाँ बताएं। जी सर। सर एक्चुअली आप अगर किसी इंडस्ट्री में है, फार्मा इंडस्ट्री में, मैं सर फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, तो वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे। जी जैसे मेरा जो है, मैं ऑप्थेल्मिक एरिया पे काम करती हूँ। तो जो उन्होंने मेरे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, वो वही था मेरा क्वेश्चन, कि अगर हम आपकी ड्यूटीज, मतलब इंस्पेक्शन की ड्यूटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, क्या क्या आपके प्रोसीजर रहेंगे, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ पे खत्म करोगे। बेसिकली वो एक सर अंडरस्टैंडिंग एक देखना चाह रहे थे सिचुएशन बेस्ड कि क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग इंस्पेक्शन को लेके क्या जी है। जी जी
सर मेरी अंडरस्टैंडिंग पूछना चाहते थे कि मैं क्या क्या प्रोटोकॉल लिखूंगी, जी जी क्योंकि सर जब हम इंस्पेक्शन के लिए होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में तो हमें जीएमपी की गाइडलाइंस वगैरह भी देखनी पड़ती है। जी। तो उन्होंने इससे रिलेटेड मुझे सिचुएशन बेस्ड दो क्वेश्चन पूछे थे सर, कि क्या क्या रहेंगे, और उन्होंने ये भी पूछा था कि सपोज किसी स्पूरियस ड्रग आपके ऑफिस में पाया गया, तो उस केस को आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आप वहाँ के एम्प्लॉय रह चुके हो। तो सर सिचुएशन, दो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे हाँ, मुझसे। मतलब कि आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि आप एम्प्लॉय हैं और फिर कैसे डील करेंगे, ये सारी चीजें हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कहीं नहीं उसमें है, वो सब सारी चीजें मैम थोड़ा सा देखना चाह रहे थे। जी मैम। जी सर। इंटरव्यू में मैम पैनल वगैरह के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानकारी शेयर करना चाहें, कितने का पैनल होता है? जो नए बच्चे हैं उनको उतना आइडिया नहीं रहता है। हालांकि आपने देखा होगा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था हमारा, उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। और उसमें मैम सिविल सर्विसेज में ना ज़्यादातर ओवर देखा जाए तो पर्सनालिटी को लेके ज़्यादातर उनका रुझान मेनली रहता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज में आप जा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो आपको जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, और जो बीपीएससी का था, और जो सिविल सर्विसेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इन तीनों में क्या कुछ खास फर्क नजर आया, वो थोड़ा सा अगर आप साझा करना चाहें मैम तो। सर मैंने यूपीएससी का तो पूरा देखा है कि वो पूरा पर्सनालिटी पे ही था। वो सिचुएशन जो दे रहे थे कि हम कैसे सिचुएशन को हैंडल कर हाँ, पाते तो हैं, ये पर्सनालिटी हम चेक कर चीजों रहे को हैं। कैसे, हाँ हम कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, जी ये मैम। चीज है। क्योंकि मैंने जब फेस किया तो मेरे को लगा कि वो मेरा कॉन्फिडेंस ही चेक कर रहे हैं। जी क्योंकि जी सर जब हम आंसर सही भी दे रहे थे तो वो चीजों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे कि जी आप जी इससे जी 100% हो या नहीं, ऐसे सर होता। और बीपीएससी का सर मैं अगर बात करूँ तो बीपीएससी टेक्निकल पे ज्यादा था। जी जी। मतलब बीपीएससी टेक्निकल था, बट यस ऑफ कोर्स पर्सनालिटी तो सर इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी पर्सनालिटी टेस्ट था। वहां पे भी मुझे कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे थे। तो एक एक कंफ्यूजन क्रिएट एक भी चीज था मैम कॉन्फ्लिक्ट से कॉमन रिलेटेड। निकल के आ रही है कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में पर्सनालिटी जो है एज ए मेन चीजें कंपोनेंट वो देखते हैं। चाहे वो बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे वो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, पर्सनालिटी आपकी जरूर चेक की जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैम। अब मैम पैनल वगैरह के बारे में थोड़ा सा जी साझा जी करना चाहे, पैनल में कितने लोग जनरली मेंबर होते हैं? जी सर। और यूपीएससी के पहले, आई एम ऑडिबल सर? हाँ मैम, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं, बताएं। सर यूपीएससी में तीन लोग थे। एक आईएएस ऑफिसर थे जो चेयरपर्सन थे, एंड सर हम्म। एक हमारे डीसीजीआई थे। डीसीजीआई एंड होते हैं सर एक उसमें। मैम थी, मुझे नाम, हाँ एक मैम थे, मैम का नाम आई थिंक बुक है बहुत हमारी बहुत इनामदार बहुत फेमस राइटर है मजूमदार। मैम वो बुक की। हाँ वही जी मैम जी थी। वही जी जी मैम थे, तीन लोग थे। तो जी जी डीसीजीआई तो सर को तो हम जानते ही हैं, बट मैम जो थे वो मनमदार इनामदार जो बुक है उनकी राइटर थी वो। जी जी मैम। तो ये तीन लोग थे। तो फर्स्ट पर्सन जो थे चेयरपर्सन, उन्होंने तो सर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। जी जी। वो टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे थे। जब दिल्ली में उस टाइम सर ये क्राइसिस चल रहे थे केजरीवाल का, हाँ 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 हाँ। तो केजरीवाल के क्राइसिस से रिलेटेड और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा मैम, जनरल क्वेश्चंस भी हमारे फार्मा तो फील्ड से हट के वो पूछ रहे थे? जी सर, मेरे से तो पूछे गए थे। जो चेयरपर्सन था उन्होंने यही पूछा था कि इलेक्शन दिल्ली में कब होने, कहाँ का इलेक्शन हो गए, कितनी सीटों के लिए इलेक्शन होने। एंड सर जो डीसीजीआई थे वो थोड़ा टेक्निकल पे फोकस कर रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ मैम, क्योंकि वो जो चेयरमैन एंड सर जो थे मेरे मैडम ख्याल से थी, एक्स सिविल सर्विसमैन थे शायद, मेरे ख्याल से सर। ठीक है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे जी 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 सर। जी जी और जो सर थे डीसीजीआई सर, सर वो तो उन्होंने टेक्निकल पे फोकस किया था ज्यादा। उन्होंने टेक्निकल चीजों को, और सर टेक्निकल में उन्होंने बहुत डीप पूछा था। मतलब टेक्निकली चीजें वो बहुत वास्ट पूछ रहे थे, डीप में पूछ रहे थे। कि जैसे हम फिल्टर वगैरह, जैसे मेरा था कि मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझसे फिल्टर वगैरह के ग्रेड पूछे थे सर। जी जी मैम। कि आप प्रिपरेशन ग्रेड क्या होती हैं, कैसे करते हैं ऑप्थेल्मिक के लिए। एंड जो मैम थे वो उन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पुट किए थे कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये तीन लोगों ने ऐसे मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। अब मैं अगर बीपीएससी की बात करूँ सर, तो बीपीएससी में भी जो चेयरपर्सन थे वहां पे 5 पर्सन थे सर। जी मैम। जो चेयरपर्सन थे उन्होंने तो बस बिहार के कुछ जनरल चीजें पूछी थी सर। बिहार के चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे। और बिहार के किसी जिले का, मैं जिस जिले से बिलोंग करती हूँ वहां के बारे में दो तीन चीजें पूछी थी, तो सर मैंने वो क्लियर कर दिया था। उसके बाद जो 4 पर्सन थे सर वो पूरा का पूरा टेक्निकल बेस्ड था। कुछ लोग फार्मा, मैं मास्टर्स हूँ फार्माकोलॉजी से, तो दो लोगों ने सर मुझसे सारे क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी बेस्ड पूछे थे। हम्म। एंड बाकी के जो लोग थे वो तीन लोग जो बचते हैं, उन्होंने मेरी जॉब प्रोफाइल पे वही सिचुएशन, वो जैसा कि मैंने आपको बताया
वो दो दो क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ये रहा। मैम मैंने अभी ना इस बैक टू बैक कई दिनों में जो है काफ़ी यूपीएससी के जो रौनक जी है उनका भी इंटरव्यू किया, काफ़ी लोगों का इंटरव्यू किया। तो एक रिवीजन काफ़ी की इंपॉर्टेंट रोल था मैम। रिवीजन और टेस्ट सीरीज का बोल रहे थे। तो रिवीजन में मैम ये था कि मतलब आप कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बुक में जो है आप अंडरलाइन करके पढ़िए, उस तरीके से भी रिवाइज कर सकते हैं। एक एस्पेक्ट था कि नहीं आप अपने जैसे आपने बोला कि पॉइंट वाइज नोट्स बना के करिए। मैं भी ज़्यादातर बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग जो है दोनों तरीके जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे इट वुड बी मच बेटर। तो लास्ट टाइम पे क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़ते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हो जाते हैं, आज रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो इतने सारे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, जी फिर हम अपने आप को कैसे मतलब इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं, कैसे राइट मेंटर चूज करें, कैसे सारी चीजें करें। और हमें क्योंकि बहुत सारे मटेरियल, आज मटेरियल की कमी नहीं है, तो आज हमें बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है और कुछ लिमिटेड चीजें पढ़ने की जरूरत है। तो जी सर। इसमें मैं इसमें मैं बस जी थोड़ा सर। सा एक समय लूंगा। मैं इसमें दो अप्रोच है कि एक है मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो किया जाए, या फिर मल्टीपल रिसोर्सेज की जगह सिंगल या एक आध दो रिसोर्सेज को मल्टीपल रिवीजन किया जाए। तो इन दोनों में कौन सा अप्रोच आपको बेटर लगता है मैम, जो आपने फॉलो किया हो और अच्छा लगा हो आपको? सर स्टैंडर्ड बुक करना, डाउट फॉलो करना, नो डाउट, बट सर जी सर। आप चीजों को की पॉइंट बना के लिखेंगे तभी एंड में रिवीजन कर पाएंगे। सपोज सर जी अगर हम कोई कोचिंग मटेरियल भी लेते हैं, वो भी कम नहीं होते सर, एंड टाइम पे आप उसको भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको की पॉइंट्स तो बनाने ही होंगे कि एंड में जी हमें रिवीजन के लिए क्या क्या छोड़ना है। जी क्योंकि बिना रिवाइज के सर हम ब्लैंक हो जाते हैं कभी कभी जाके वहां पे। तो रिवीजन तो अपने आप में, और मेरा मानना है कि सर मैंने तो बस आपके चैनल को फॉलो किए थे सर, डाउट्स वगैरह के लिए जो भी था, क्वेश्चन के जो भी थे। मैं जी सिर्फ सर। आपको सुनता हूँ, मैं मल्टीपल सोर्स बिलीव नहीं करती सर। मैं जी एक चीज को पढूं लेकिन उसे क्लियर और थॉरोली पढ़ूंगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरा जो बिलीव है, मैं मल्टीपल सोर्स को नहीं फॉलो करती, क्योंकि मल्टीपल सोर्स पढ़ के मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी। लेकिन मैं जी एक सोर्स को फॉलो करूंगी सर, उसी को कंटिन्यूअसली फॉलो करूं, अपने डाउट्स क्लियर करूं, तो ये ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग सर। अगर कोई जी सर मैम। आपके चैनल को फॉलो कर रहे हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, तो वो आपसे ही गाइडेंस ले। दूसरा प्लेटफॉर्म भी वही गाइडेंस देगा, बट हमारा समझने, उनका समझाने का तरीका डिफरेंट यस होगा मैम, सर, सबका एक्सपीरियंस मे सबका बी। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन चीजें सेम ही रहती हैं। हाँ, तो मैंने आपके चैनल को फॉलो किया गाइडेंस के लिए, क्वेश्चन के लिए, बहुत सारी चीजें हेल्प की कि मुझे क्या बिल्कुल मैम, स्टैंडर्ड बुक फॉलो थैंक करनी यू सो चाहिए, मच। कैसे करनी देखिए चाहिए। मैं कभी भी मैम सच बताओ, टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेता। ये प्लेटफॉर्म पे मैं सबको बोल रखा हूँ कि कोई भी क्रेडिट अपनी ना ले जबरदस्ती की। क्रेडिट हमेशा जो है जो एस्पिरेंट है उनकी होती है हमेशा। मैं एज ए मेंटर भी कहता हूँ बार बार, मेरा बस केवल इतना रोल रहता है कि आपको सही से आपने मुझे याद किया, आपने मुझे इतना एक्नॉलेज किया, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस, उतना काफ़ी हमारे लिए। बट मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ। जैसे आपने सेलेक्ट, आप हुए फाइनली सेलेक्ट, और इसमें बिल्कुल आपका क्रेडिट जाता है। आपकी जर्नी रही है, आपकी मेहनत है मैम, आप कितने दिन आपने स्ट्रगल किया, आप कितने आवर्स आपने अपनी जिंदगी के लगाए। सो डेफिनेटली कभी भी क्रेडिट जो है हमेशा, दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू पीपल ओनली। हमारा बस एज ए जी फैसिलिटेटर का सर। रोल रहता है कि हम लोग जो है थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस साझा कर देते हैं। हमारे फार्मेसी फील्ड में बहुत सारे जो हमने एक्सपीरियंस सीखा है, जो मेरा डीआई का है, सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस भी मेरे को है, फार्मासिस्ट का भी है। तो बीइंग एज ए नाइपीरियन पर्सन मैं वो साझा करता रहता हूँ, तो उससे कुछ लोगों को हेल्प डेफिनेटली होती है। मैम एक जी एक सर, एस्पेक्ट डेफिनेटली आता है सर। बहुत सारे। जी मैम। जी जी सर। मैम जो बच्चे आप जुड़ते हैं बोलो। ना, तो हमारे यहाँ क्योंकि कई बच्चे बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड के भी हैं, वो सीबीएसई बोर्ड के भी, आईसीएसई भी, कुछ यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। तो कई में एक डर बैठा रहता है, जैसे बिहार और यूपी बोर्ड के बच्चों में ये बहुत बड़ा डर रहता है कि सर अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती, तो क्या हम बीपीएससी डीआई उसके लिए अंग्रेजी बहुत मैंडेटरी है। दूसरा ये है कि क्या हम, अगर हम सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़े हैं या हम लोकल किसी बोर्ड से पढ़े हैं, तो नहीं सेलेक्ट हो सकते। आपको क्या लगता है मैम पर्सनली, क्या बोर्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है, या फिर आपकी स्ट्रांग इंटेंशन या आपकी जो डेडिकेशन है वो बहुत मायने रखती है, आप किसी भी बोर्ड से हों? सर मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड और लैंग्वेज मायने नहीं रखते हैं। जी आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है ये भी मायने रखते हैं। आप कितना थॉरोली पढ़े हो, कितना समझ पा रहे हो, ये मायने रखते हैं सर। आप किस लैंग्वेज में समझ पा रहे हो, ये मायने नहीं रखते हैं। जी जी इंटरव्यू का भी मैं अगर पर्सपेक्टिव दूँ सर, तो वहां पे भी आप किस लैंग्वेज में प्रेफर करें ये मायने नहीं रखते, लेकिन आप जो भी लैंग्वेज चूज करो उसमें आप परफेक्ट वे से अपने आप को रिप्रेजेंट करो, ये मायने रखते हैं सर। बिल्कुल मैम। क्योंकि जो हमारा यूपीएससी का इंटरव्यू था वो थॉरोली इंग्लिश में था, हमने अपने आप को इंग्लिश, उन्होंने एक क्वेश्चन इंग्लिश में पुटअप किया, हमने इंग्लिश में उसका रिप्लाई किया, वो पूरा इंग्लिश में रहेगा सर। बट अगर आप जैसे बीपीएससी की मैं बात करूँ, तो स्टार्टिंग में उन्होंने हिंदी से की, मैंने उसे हिंदी में रिप्रेजेंट किया, जी तो वो जी। भी सर एक अपने आप में अच्छी चीज है। तो लैंग्वेज, मेरे अकॉर्डिंग लैंग्वेज इम्पैक्ट नहीं करता,
जी। बोर्ड में इम्पैक्ट नहीं करता, आपने कितना स्टडी किया है, कितनी मेहनत की है, ये इम्पैक्ट करता है आप सर। अपनी बात को कितना नॉट स्ट्रांगली बेस्ड। अच्छे से क्लियरिटी के साथ रख ले रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। आप किसी भी लैंग्वेज जी में आप सर बोलिए। बिल्कुल। मैम एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपने आप क्लियर सर किया। जिस, जी 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 मैम, जी मैम पूरी बात कर लें आप जी अपनी। सर, हम्म। जी सर जैसे मेरा कहना है कि अगर मैं आपको हिंदी में बेटर वे में समझा पा रही हूँ तो बेटर है कि मैं हिंदी में आपसे कन्वर्सेशन करूँ। पर मैं हम्म। आधी इंग्लिश आधी हिंदी में कन्वर्सेशन करूँ, दिस नॉट अ गुड थिंग। जी जी। मतलब मैं एक ही लैंग्वेज में आपको क्लेरिफाई करूँ तो लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ना इंटरव्यू में है, ना प्रिपरेशन में है, किसी चीज में भी नहीं है। आप जिसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसमें पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है सर। बहुत सही एस्पेक्ट मैम आपने टच किया है, ये मैं एक्चुअली पूछने वाला था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। सिविल सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस रहा है, सिविल सर्विसेज को जो मैंने जाना समझा है, उसमें यह है कि डैफ फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें आपको मीडियम फिक्स करना होता है किस मीडियम में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऐसा कुछ तो वो फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं आपसे स्पेसिफिकली, और लैंग्वेज बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर इंग्लिश में बोलो कि हिंदी, क्या ऐसा तो नहीं है कि हिंदी में बोलेंगे तो हमें हल्के में ले लेंगे, इस तरीके की बातें होती हैं। तो मैंने कहा कि आप, मैंने यही सेम जो आपने टेक्निक यूज किया, मैंने यही शेयर किया कि अगर वो दे आर स्टार्टिंग विद द इंग्लिश, गो विद द इंग्लिश। और अगर जबरदस्ती इंग्लिश मत बोलिए, थोड़ा सा स्लो बोलिए उसमें। और अगर हिंदी से स्टार्ट करें, गो विद द हिंदी। तो यही था मैम, सर जिस भी सामने वाला लैंग्वेज अगर में हिंदी स्टार्ट बोल करें रहा उसी से स्टार्ट है करें हम तो लोग आप, इंटरव्यू। जी सर सामने वाला हिंदी बोल रहा है आपको हिंदी में प्रेफर करना है। जी जी सामने वाला अगर इंग्लिश बोल रहा है तो आपको इंग्लिश में प्रेफर करना है। लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आप अपनी बात को कितना कन्वे कर पाते हैं दूसरों तक, जी। ये मैटर करता है। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव सर यही है, क्योंकि बिल्कुल मैंने मैम, यही ये सीखी सही चीजें। पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव है। जी। जी सर। मैम कुछ फ्रेशर बच्चे हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के भी हैं। तो क्योंकि और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी नहीं हो पाए हैं, थोड़ा सा अनलकी कैंडिडेट्स वो रहे हैं। तो डीमोटिवेटेड, मेरी बात भी हुई उनसे, तो मैंने समझाया भी, कन्विंस करने की कोशिश भी की। मैम ये रहता है कि जॉब के साथ कैसे हम मैनेज करें, जॉब के साथ वो वाला एस्पेक्ट हमने टच कर लिया। कुछ फ्रेशर कैंडिडेट है, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें। और कुछ मैम मैं बस ये जानना चाह रहा था कि तीन चार कुछ ऐसे की पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हो कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड बुक्स का मैंने देखा, रिवीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर आपका नहीं हो रहा है तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, ये भी एक बहुत अच्छा मैम मैसेज आपकी तरफ से है। और कुछ इसके एक्स्ट्रा अलावा मैम, कुछ जी इसके तरह आपको लगता हो जो आप शेयर करना चाहें मैम, जो फ्रेशर कैंडिडेट आने वाले हैं। जी सर, मैं सर मेरा एक ही पॉइंट है कि जब भी हम स्टार्ट करें पढ़ना, ये जी सोचकर ना स्टार्ट करें कि मेरा इसी साल क्लियर होगा, क्योंकि हम ये विजन नहीं कर सकते, क्योंकि सर हम अपना 100% दे रहे हैं। बट हमें सामने वाला का नहीं पता कि सामने वाला हमसे कितना स्ट्रांगेस्ट है। हम तो अपना 100% देना चाहते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे कि मैं अपने स्टैंडर्ड बुक की बात की, तो हमेशा जब जैसे मैं जॉब में थी तो हमेशा जब जॉब वाले लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो हम एकदम से सर सारी चीजें नहीं ग्रैब कर पाते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करना होगा। जैसे हमने स्टार्ट करना है, हमें पहले कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है स्टडी को। तो सर जी मेरा एक मानना है जॉब वाले लोगों के लिए कि आप पहले कम कम पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप 1 आवर पढ़ पा रहे हैं तो फाइन, आप 1 आवर पढ़िए। पहले दिन आप 1 आवर पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन आप थोड़ा टाइम वार्म इंक्रीज अप मैच करिए। की तरह मैम, कि ऐसे आप पहले मेन अपने, मैच से पहले वार्म अप वाली बात जो होती है। जी जी सर आपको वार्म अप करना होगा, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा पढ़ने के लिए। जी जी। क्योंकि हम जॉब वाले लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पढ़ाई से भी थोड़ा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। और सर फ्रेशर के लिए मेरा ये है कि जब भी फ्रेशर स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड हो, वो स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें। अगर वो स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे तो उनके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे सर। और आगे चल के अगर वो स्टैंडर्ड बुक को नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मैं सर अगर फार्माकोलॉजी की एक बुक की बात करूं, गोविंद राय गुप्ता, निष्कर्ष गुप्ता की बात करूं सर, जी 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 वो जी। भी एज इट इज बिल्कुल केडीटी की तरह है। तो अगर आपने एक बार केडीटी को थॉरोली रीड किया है, आप गोविंद राय गुप्ता, स्पर्श राय गुप्ता प्रेफर कर सकते हैं, वो भी बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बुक है। मैम। बिल्कुल। पर एक बार आपको थॉरोली रीड करना होगा। तो फ्रेशर का तो मेरा यही मैसेज है कि फ्रेशर पहले अपने बैचलर में थॉरोली पढ़े, सारी स्टैंडर्ड बुक को अगर वो बैचलर में पढ़ सकते हैं तो ये चीजें उनको आगे बहुत हेल्प करेंगी। मैम एक बस चीज यही मैंने मेरा ट्रेंड नॉलेज जो है। है ना बड़ा एक ऑब्जर्व किया है, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा और आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा इस पे मैम, कि ऑनलाइन में देखिए बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। और लेकिन एक बहुत ये हुआ ना कि बहुत सारे अनऑथेंटिकेटेड पर्सन या फिर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, वो भी यूट्यूब पर है। खास करके मैंने देखा है कि सेकंड ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर की, उसमें कोई बुराई नहीं है मैम, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ टेक्निक है, तो आप जरूर शेयर करें। लेकिन उन बच्चों को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, चीजें नहीं है, वो भी
शॉर्ट नोट बना रहे हैं, और बच्चे उसको शॉर्ट नोट बना के आजकल पढ़ के पास हो जा रहे हैं सेमेस्टर में। और वो स्टैंडर्ड बुक से दूर भाग रहे हैं, लाइब्रेरी से बिल्कुल कट गए हैं वो। मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैम, वहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि लाइब्रेरी बिल्कुल इतनी बढ़िया है, लेकिन कोई नहीं जाता है। वो शॉर्टकट चैनल देख देख के पढ़ पढ़ के पास हो जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा मैम कि जब वो कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ऑनलाइन ने बहुत चीज़ें बहुत अपग्रेड भी की है। आज जैसे हम बढ़िया से बढ़िया मेंटर जो है दुनिया के किसी भी कोने में से पढ़ा सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोई भी कुछ भी मुंह उठा के बोल दे रहा है ऑनलाइन, और वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत कर रही हैं। तो मैम वही चीज़ है कि स्टैंडर्ड बुक्स को जो है शुरुआत से थोड़ा रखना पड़ेगा, और आपने जो अभी एस्पेक्ट भी डिस्कस किया, तो इसको जी सर। कैसे टैकल करें? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, कैसे उसको नॉर्मलाइज करें? सर आप नो डाउट आप चीजें पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई भी अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है, आप उसे ग्रैब कर सकते हो। जी बट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे कितना काम आएगा सर, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि जी हमने स्टैंडर्ड बुक से जो पढ़ा है वो उसकी है क्यों, क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ोगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीजें बेटर है या नहीं। क्योंकि जी सर स्टैंडर्ड बुक का क्या होता है कि वो चीजों को थोरली एक्सप्लेन करती हैं चीजें। कई चीजें हैं जैसे शॉर्ट नोट्स में तो सिर्फ हम एक दिन के पढ़ने के लिए ही हो जाता है सर, काफी है जी कि जी हमें पास करना है 50 में से 30 मार्क्स लेने, दैट्स द एनफ फॉर द एग्जाम। बट जी सर अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक रेफर करने ही होंगे, सिर्फ उस नोट से काम नहीं चलेंगे सर। और मुझे जी लगता जी है सर हम अगर बैचलर हैं मास्टर्स हैं, अगर हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं तो हमें अपने डाउट्स तो क्लियर करने ही बिल्कुल होंगे सर। बिल्कुल। बिना डाउट्स बेसिक्स को क्लियर किए क्लियर हम वो करना है। एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। बेसिक्स को आपको क्लियर करना है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आप जी जी दो चीजें अगर बेसिक्स अच्छे से जानते हो उससे आप 4 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सर मेरा ये पर्सपेक्टिव है। और सर मैं ये स्टैंडर्ड बुक की एक इम्पोर्टेंस बताऊंगी। मेरा जब सर इंटरव्यू हुआ था तो स्टैंडर्ड बुक के नेम भी पूछे गए थे मुझसे और ऑलमोस्ट पेज नंबर भी पूछे गए हैं सर मुझसे। जी जी मैम। यूपीएससी के एग्जाम में मेरे को आया है कि मेरे से पेज नंबर भी पूछे गए हैं एंड मैंने उस बुक को अपनी लाइब्रेरी में देखा है या नहीं ये भी पूछा गया है। तो मैं तो सर मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग बोलूंगी कि आप जितनी स्टैंडर्ड बुक है फार्मा की, चाहे वो आईपी की जितने वॉल्यूम है सबका आपको पता होना चाहिए जी जी कि कंटेंट कैसे है। आप आईपी फॉलो करो। हम सर रेमिंगटन की बात करते हैं जी जो फार्मास्यूटिक्स के लिए और बुक के लिए बहुत ही एक प्रेफर्ड बुक है। तो जी मेरा मानना है कि सबसे नहीं पूछ सकते लेकिन किसी एक कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिससे पूछ सकते हैं। जैसे मैं सर जी जी पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे से रेमिंगटन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि जी जी। आपने अपनी लाइब्रेरी में उसे देखी है कि वो उसके पेज नंबर भी सर मेरे से पूछे गए थे। नो तो डाउट मेरे मैम, बहुत ही अकॉर्डिंग बेस्ट स्टैंडर्ड बुक बुक है मैम बहुत रेमिंगटन। जी बहुत हाँ उन्होंने सर एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछा था मुझसे और उन्होंने जो पर्टिकुलर टॉपिक पूछा था मैं उस पर थोड़ा ही आंसर कर पाई थी क्योंकि मेरे को डीप में नहीं पता था सर। बट उन्होंने मुझे क्लैरिटी बताया कि इस पेज नंबर पे है, इस बुक में इतने पेज हैं, इतनी ये चीजें हैं, तो आपको जी पता होना चाहिए। तो आप सर जब वो स्टैंडर्ड बुक के बारे में पूछेंगे तो आपको ब्लैंक नहीं रह सकते। आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी डजेंट मैटर, बट आपको स्टैंडर्ड बुक के बारे में पता होना चाहिए। तो जी स्टैंडर्ड बुक सर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी मेरे मैम। अकॉर्डिंग सर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है ये बिल्कुल मैम, इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड बुक आज के इस सेशन से काफ़ी जो है फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है, और आई होप कि जो हमारे एस्पिरेंट जो फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, मेरे एक्सपीरियंस को, मैम के एक्सपीरियंस को डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज इट। और थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूबल टाइम, आपने बेशकीमती समय अपना दिया। और डेफिनेटली ये सेशन जो है वन ऑफ द है। बेस्ट सेशन होने वाला है, और बच्चों को काफ़ी इससे हेल्प होने वाली है। मैं और मेरी टीम जो है ट्यूटेक्सो अकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष मैम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक और आप लाइफ में बढ़ते रहें, और यू। कभी मैम हमारे कुछ एस्पिरेंट्स को अगर ज़रूरत हो एज ए रेफरेंस, तो अगर हम आप कुछ उन्हें मदद कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ गाइडेंस के तौर पर, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे मैम। जी। श्योर सर श्योर। थैंक यू वंस अगेन मैम थैंक फॉर यू योर सर। टाइम। थैंक यू। जी।